ओके ठीक है। तो आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता। 14 नंबर की पूरी यूनिट है एंड यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ टॉपिक्स देयर जो कि आपसे डिफरेंट मार्क्स स्कीम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज वन ऑफ देम। लिखो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमेना ऑफ it is the phenomena of non-uniform distribution of light. It is the phenomena of non-uniform distribution of light in a region where two or more waves of light superpose with each other superpose with each other superpose with each other which results in increase in intensity of light as well as increase in intensity of light as well as decrease in intensity of light in different regions. Increase in intensity of light as well as decrease in intensity of light in different regions. Now there are two regions in which the light is either increased or in some other regions light is decreased. That is why हमने इसको बोला it is the phenomena of non-uniform distribution of light. यानी दो या दो से ज्यादा वेव्स एक ही जगह पर अगर सुपरपोज करने लगे तो आपके पास वहां पर जो रिजल्टेंट वेव मिलती है that will be of higher intensity or that wave will be of lower intensity. अगर हायर इंटेंसिटी वेव मिले इट मींस एरिया ज्यादा इल्यूमिनेट हो, यानी कि लाइट का इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई दे, देन दैट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है। और दूसरा होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। अब इंटरफेरेंस के लिए देयर आर सम नेसेसरी कंडीशंस जो कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए होनी ही चाहिए। तो लिखो द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। Necessary conditions for having sustained interference. Now, if we want to
इफ वी वांट टू ऑब्जर्व सस्टेन इंटरफेरेंस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसका सेटिस्फाई होना जरूरी है, और वो है दैट लाइट सोर्सेज must be coherent. Light sources must be coherent. जब हमने इंटरफेरेंस के लिए बोला कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव्स हो और वो एक ही पॉइंट पर सुपरपोज कर जाए, तो हमारे कहने का मतलब ये था कि दो वेव्स या उससे ज्यादा वेव्स वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही होंगी, ठीक है। अब वो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं दे मस्ट बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है? कोहेरेंसी बेसिकली है क्या? नाउ लेट्स से कि आपके पास एक सोर्स ये था, यहां से एक वेव ऑफ लाइट आ रही थी एंड दिस इज द पॉइंट P, ये सोर्स S1। एक और सोर्स है आपके पास S2, यहां से आ रही थी एट पॉइंट P। हेलो, हाँ जी सर। अभी तो लिंक डलवाया नहीं है सर। हाँ, क्योंकि कल उनकी स्पीच भी तो ऐड होगी ना सर इसके अंदर। हाँ, वो अभी वो हमने लिंक जनरेट कर दिया सर, उसमें टाइम कोई नहीं डाला है अभी, तो वो सुबह डाल देंगे। नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम डाल ही नहीं सकते ना सर। तो जब तक हमारे पास ये तैयार नहीं हो जाएगा तब तक तो हम लिंक डाल ही नहीं सकते। अदरवाइज क्या होगा, मान लो तब तक तैयार नहीं हुआ या 10-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो गया तो फिर। हाँ हाँ हाँ, 1 बजे का डाल देंगे। हमने जो लिंक बनाया है ना सर, वो 10 बजे से 3 बजे तक का बना रखा है, उसको 1 बजे अपलोड कर देंगे, तो बच्चों को पहले डाल देंगे कि भाई 11 बजे के आसपास। हाँ, तो हम लिंक उनको पहले शेयर कर देंगे ना कि 1 बजे इस तरीके से स्टार्ट होगा। हाँ, वो सुबह 9 हम जल्दी आ जाएंगे थोड़ा सा, और 9:30 का टाइम है तो हम 9 बजे तक आ जाएंगे, तो सुबह बात कर लेंगे सर, फिर वो कर देंगे। जी, ओके सर। अच्छा बेटा, कोड क्लियर है? Yes, sir, clear. Yes, sir. बेटा, am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्चुअली स्कूल से फोन आ गया था तो मुझे अभी एक बार बीच में फोन पिक करना पड़ा। अच्छा, तो लेट्स से कि हमारे पास एक सोर्स S1, और वो जो सोर्स S1 है वहां से इस पॉइंट P पर हम ये देख रहे हैं कि कोई एक लाइट वेव आ रही है, और यहाँ पर हम लोग उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी वांट टू सी द इंटरफेरेंस एट पॉइंट P। सिमिलरली S2 से आ रहा होगा तो हम यहाँ पर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सोर्सेज हैं S1 और S2, दे मस्ट बी कोहेरेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस? कोहेरेंसी की कंडीशंस क्या होती हैं? क्या कोई बता सकता है? सर उनका रेगुलर होना चाहिए, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। अच्छा देखो, 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फाई होने जरूरी हैं। अगर होंगे तो ही कोहेरेंट होगा सोर्सेज, अदरवाइज कोहेरेंट होंगी नहीं। लिखें। फर्स्ट, पहला,
हमने बोला लाइट सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या? कोहेरेंट सोर्सेज, पहली बात, कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट इट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। दूसरा, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तीसरा, that these waves must have either zero or constant phase difference, कि या तो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जब हम कहते हैं फेज डिफरेंस, हमने बात की, तो हाउ कैन यू रिलेट फेज डिफरेंस विद पाथ डिफरेंस? आप यहां देखो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, तो मान लो कि मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूं P, दिस इज सम पॉइंट P, और एक वेव कहीं यहां से आ रही है सोर्स S1 से, और एक वेव कहीं यहां से आ रही है सोर्स S2 से। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां S1 और S2 के बीच में आपको पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो पाथ डिफरेंस होता है, यहां से आप देख के निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P निकाल सकते हैं ना? यस सर। यानी यहां से तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया path difference S2P minus S1P, but is there any relation between path difference and phase difference? है कोई रिलेशन? लैम्डा अपॉन 2 पाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन देखो बेटा, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाथ डिफरेंस is equal to lambda upon 2 pi into phase difference। अभी आज ही की क्लास में हम इसको यूज करेंगे और पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे फेज डिफरेंस पता होने के बाद। सो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि नो टू independent sources of light can ever be coherent। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो हमने कहा कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए एटलीस्ट 2 सोर्सेज हो, और दोनों सोर्सेज जो वेव्स जनरेट कर रहे हो, लाइट वेव्स जनरेट कर रहे हो, दोज लाइट वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंसी की ये 3 कंडीशन, कि दोनों की वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कह दिया कि नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन एवर बी कोहेरेंट। अगर कोई 2 सोर्सेज कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, तो फिर कोहेरेंसी की कंडीशन मीट कैसे करेगी, और फिर हम लोग इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे? तो ये बात, ये पर्टिकुलर लाइन
तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसको, ठीक है। Yes, sir. So the question is, how can we produce coherent sources? तो ठीक बात है कि no two sources of light can ever be coherent. वहां पर कुछ ना कुछ फेज चेंज होता रहेगा। फेज चेंज नहीं होगा तो वेवलेंथ में वेरिएशन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो सकता है। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिससे कि हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेज। तो पहला है स्लिट डिवीजन मेथड। अब बेटा स्लिट डिवीजन मेथड के अंदर हम करते क्या, ठीक है, इसको आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट भी कह सकते हो या आप डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरे केस के अंदर हम इसको आप डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट भी कह सकते हो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा होता है बेटा एम्पलीट्यूड डिवाइड कर देना, लेकिन कोहेरेंसी के अंदर हमने एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो याद ये रखेंगे एम्पलीट्यूड्स में और मे नॉट बी इक्वल। यानी एम्पलीट्यूड के लिए इक्वल होना कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल ना भी हो तो भी बात बन जाएगी। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है लॉयड्स सिंगल मिरर। उससे भी हम लोग बना सकते हैं, बट हमें बात करनी है सिर्फ स्लिट डिवीजन मेथड के बारे में। स्लिट डिवीजन मेथड में देखो हम क्या करते हैं। स्लिट डिवीजन मेथड, मान लिया कि मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, अगर मैं इस सोर्स ऑफ लाइट के आगे एक ऑब्स्टेकल लगा दूं, ठीक है, तो सारी की सारी लाइट को ये ऑब्स्टेकल ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, आगे जाने नहीं देगा, ठीक बात है। Yes, sir. Yes, अब sir. आप एक काम करो, इससे सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहां पर एक स्लिट बना दो, यानी कि एक ओपनिंग क्रिएट कर दो। इस ओपनिंग को हमने कहा स्लिट S1, और कुछ इतने ही डिस्टेंस पे या किसी और डिस्टेंस पे, आपको फेज सेम रखना है या कांस्टेंट रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो हम कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने सेम डिस्टेंस के ऊपर एक और यहां पर ओपनिंग क्रिएट कर दी, दिस इज स्लिट S2। अब देखो क्या होगा, लाइट क्योंकि इस ऑब्स्टेकल के ऊपर फॉल कर रही थी, अब जब इसके थ्रू लाइट बाहर निकलेगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो नीचे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, स्ट्रेट भी जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि इस सोर्स से जो वेवलेंथ की लाइट निकल रही थी, इन दोनों स्लिट्स के थ्रू भी सेम वेवलेंथ की लाइट पास होगी। Yes, sir. तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मोनोक्रोमैटिक यानी लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहां पर सेम हो गई। दूसरा, जब वेवलेंथ सेम है और स्पीड ऑफ लाइट सेम है, बिकॉज द मीडियम रिमेन्स द सेम, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। सर एक बार रिपीट करना सेकंड पॉइंट प्लीज। देखो, सामने सिर्फ आपने एक ऑब्स्टेकल लगाया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टॉर्च है, आप टॉर्च के सामने एक कार्डबोर्ड लगा दें और कार्डबोर्ड के अंदर आप 2 होल्स कर दो, तो मीडियम तो चेंज हुआ नहीं। जब मीडियम चेंज नहीं हुआ
तो लाइट का फॉर्मूला क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट का? c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यही होगा बेटा। वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यस सर। Yes, sir. तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब आ गया कि वेव मस्ट हैव आइदर जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो अब आप देख रहे हो कि इन दोनों ऑब्स्टेकल से निकलने के बाद डिफरेंट पोजीशंस पर फेज डिफरेंस तो डिफरेंट होगा, लेकिन वो कांस्टेंट होगा हर पोजीशन के लिए, क्योंकि पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं यहां पर। मान लें कि इन दोनों स्लिट्स के सामने यहां पर हमने एक स्क्रीन रख दी, ठीक है, और इस स्क्रीन के ऊपर लेट्स से कि यहां पर एक लाइट वेव आई और ये कहीं इस पॉइंट पर इस स्क्रीन को हिट करती है। लेट्स से कि इधर भी एक वेव लाइट आ रही थी, लाइट की वेव, और वो इसके कॉर्नर से ऑब्स्टेकल होके सम पार्ट ऑफ द लाइट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट P। तो इन दोनों वेव्स के बीच में एक कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होगा, और वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो इधर से और इधर से दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, एंड द पाथ डिफरेंस इज दिस ओनली, है ना। देखो इस वेव ने S1 से लेके P तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा, S2 से लेके P तक भी ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बट S2P को यस कितना सर। डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है? दिस पार्ट सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ना। यस सर। S2 से लेके लेट्स से कि ये पॉइंट N था, तो S2N इज द एग्जैक्ट एक्स्ट्रा डिस्टेंस व्हिच S2P हैज टू ट्रैवल। अब एक बात बताओ, तो इस पॉइंट P के लिए ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है? Yes, sir. तो अगर बेटा पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए तो उसके लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। Yes, sir. तो अल्टीमेटली हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो भी सेटिस्फाई कर गया। हेंस द सोर्स S1 यानी स्लिट S1 एंड S2 बिहेव्स लाइक टू डिफरेंट सोर्सेस और टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और कैसे रहेंगे? कोहेरेंट रहेंगे, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इंटरफेरेंस की कोहेरेंसी की कंडीशंस आई होप कि यहां से आपको क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑल्दो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है, बट फिर से बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। तो लिखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोर्ड क्लियर कर दूं यहां से? Yes, sir. सर ये स्लिट वाला रह गया। स्लिट वाला क्या? सर ये क्लियर मत करना, बाकी कर दो। अच्छा ये वाला नहीं करूं? यस सर। ठीक है, वैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। डन सर। ठीक है, चलो स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। द डिस्प्लेसमेंट due to a number of waves acting simultaneously
देखो, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू a number of waves acting simultaneously at a point in a medium is the vector sum of the displacement vectors due to each one of them acting separately. Due to each one of them acting separately. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखेंगे इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट, और एनालिटिकल ट्रीटमेंट से इट विल बी मोर क्लियर टू अस कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगी, डिस्ट्रक्टिव कहां होगी, कैसे उसका फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और किस तरह से जो हमने बात बोली कि कंस्ट्रक्टिव में वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इट मींस उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हाउ दैट इंटेंसिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसको एनालिटिकली समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। वी विल टेक टू डिफरेंट वेव्स हियर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, तो सबसे पहली बात हमने ये कहा, लेट से वी हैव टू वेव्स। ठीक है, लेट थोड़ा इधर से करते हैं, लंबा है। लेट y1 is equals to a1 sin omega t be the displacement equation of first wave, and y2 is equals to a2 sin omega t be the displacement equation of second wave. बट कोहेरेंसी की कंडीशंस क्या कहती हैं कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, बट देयर वेवलेंथ एंड देयर फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी सेम, लेकिन देयर मस्ट बी a constant or zero phase difference. So let's say these two have a certain constant phase difference, and that phase difference is phi. I mean that wave y2, the wave represented by y2, is at a phase difference phi with respect to y1. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो y वेक्टर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट, यानी हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, y will be equal to y1 plus y2, जिसको क्या आप लिख सकते हो, a1 sin ओमेगा t प्लस ऑफ a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब आप यहां पर sin ओमेगा t प्लस 5 को ओपन अप कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा ये sin a प्लस b का फॉर्मूला आप लगाओगे बेटा यहां पर, तो y विल बी इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस a2 cos ओमेगा t sin phi। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अब एक काम करो, sin ओमेगा t वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एंड यू विल हैव sin ओमेगा t into a1 plus a2 cos phi plus a2 cos ओमेगा t sin phi। अब बेटा थोड़ा सा यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पर्टिकुलर स्टेप में, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूं वो बात सभी को बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को क्लियर ना हो तो इस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन को आप मुझसे पूछ जरूर लें, समझ लें।
ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, ठीक है, नाउ इज गेटिंग एडेड अप विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2, बट ये एम्पलीट्यूड का कौन सा कंपोनेंट है? कोसाइन कंपोनेंट है। तो इसका मतलब A1 में भी कोई ना कोई कोसाइन कंपोनेंट होना चाहिए था। अब यहां कॉस आपको नजर नहीं आ रहा, इट मींस के कोसाइन कंपोनेंट की वैल्यू वहां पर क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक बात है। यस सर। तो जब आप yes, इसको sir. ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू द कॉस कंपोनेंट ऑफ दैट रिजल्टेंट वैल्यू, है ना? Yes, sir. एम्पलीट्यूड में आपने एम्पलीट्यूड ऐड करा, लेकिन कोसाइन कंपोनेंट ऐड करा, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कोसाइन कंपोनेंट ही मिलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहां पर क्या करा, हम कहेंगे लेट A1 plus A2 cos phi is nothing but some new amplitude A or the resultant amplitude A with a new resultant angle theta. Obviously दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स जब वहां पर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्टेंट का एंगल कुछ और बनेगा। नाउ दैट रिजल्टेंट एंगल इज थीटा, तो हमने इसको लिखा A1 plus A2 cos phi is equals to A cos theta. सिमिलरली मैं यहां पर बेटा इसको लिख सकता हूं A2 sin phi is equal to A sin theta, लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो, अगर कोसाइन कंपोनेंट की वैल्यू यहां पर 1 थी तो फॉर दैट सेम वेरी एंगल साइन कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए A1 इज नॉट फिगरिंग आउट हियर। ठीक है ना? Yes, sir. तो हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया A2 sin phi equal to A sin theta. Now the resultant wave is sin omega t A cos theta plus A sin theta into cos omega t. So finally you can write it as A sin omega t plus of theta. This will be your new resultant wave equation, displacement equation of the new resultant wave, और A क्या होगा? Resultant amplitude होगा. Now we have to calculate the value of this resultant amplitude. Now let's see कि इसकी वैल्यू, इसको हमने माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2, तो बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 we get A square cos square theta plus A square sin square theta will be equal to A2 square sin square phi plus A1 square plus A2 square cos square phi plus 2A1 A2 cos phi. ये वाला स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Clear. इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा सिर्फ A स्क्वायर which will be equal to, इसको और इसको ऐड कर दें तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ओनली प्लस 2A1 A2 cos phi. तो फाइनली A is equals to under the root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi is the final relation for amplitude. ठीक है? तो एम्पलीट्यूड तो मिल गया, अब बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई ये। अब सबसे पहली कंडीशन में मैं कहता हूं, अगर बेटा cos phi 1 हो जाए, अगर cos phi 1 हो जाए तो इसका मतलब phi 0 डिग्री रहा होगा। ठीक है? Yes, sir. यस सर।
cos phi 1 होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि phi 0 डिग्री रहा होगा, और अगर phi 0 है इट मींस वापस कोहेरेंसी की कंडीशन पे जाए, यानी y1 एंड y2 आर इन द सेम फेज, मींस उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। y1 और y2 किस में है, सेम फेज में, अगर phi 0 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, a will be equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 अंडर द रूट, जिसको आप लिख सकते हो a1 plus a2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, जिसको आप फाइनली लिख सकते हो a1 plus a2, यानी a आपको मिल रहा है दोनों एम्पलीट्यूड्स का सम। और मैंने आपको पहले ही बोला the regions where the amplitudes getting added up are called the regions of constructive interference, hence ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कंक्लूजन यहां से हमने निकाला कि अगर दोनों वेव्स के बीच में जीरो फेज डिफरेंस हो तो इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. पाई इक्वल टू 0 को आप कैसे लिख सकते हो, आप पाई इक्वल टू 0 को ऐसा लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू 2n पाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो n की वैल्यू 0 डालो तो फाई कितना हो जाएगा 0, n की वैल्यू 1 डालें तो फाई कितना हो गया 2 पाई, n की वैल्यू 2 डाला तो फाई हो गया 4 पाई। इसका मतलब दीज आर बेसिकली दोज प्लेसेस जहां पर cos फाई की वैल्यू आपको, cos ऑफ दीज वैल्यूज की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, और जब जब ऐसा होगा तब तब आपको एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 ही मिलेगा, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। Yes, sir. तो इस कंडीशन को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ करा, और वो कंक्लूजन ये दैट फेज डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज 2n पाई। तो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई है कंस्ट्रक्टिव में, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, therefore path difference is equal to lambda upon 2 pi into 2n pi is equal to n lambda। देखो 2 pi से 2 pi कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n lambda, ठीक है। Yes, sir. ये याद रखने वाली बातें हैं कि कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस n lambda होता है, कंस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस 2n pi होता है। अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बहुत मुश्किल नहीं है, हमने बिल्कुल इजीली इसको कैलकुलेट करा, अभी तक इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स हमने किया नहीं है ना। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखो, सेकंड कंडीशन कहती है अगर cos phi की वैल्यू -1 हो, यानी phi कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक बात है। अगर ऐसा हो तो बेटा आपको जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिलेगा अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a1 a2, यानी अंडर द रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यानी सीधा सीधा a1 माइनस a2, ठीक है। तो इसको तो हम कह रहे थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, a max इज इक्वल टू a1 प्लस a2, और इसको हम क्या कहेंगे a मिनिमम विच इज इक्वल टू a मिनिमम विच इज इक्वल टू a1 माइनस a2, और ये कहलाएगी आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
अब ऐसे वाले केस में क्योंकि एम्पलीट्यूड रिड्यूस होके मिल रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहां एक कंडीशन लगाते कि if a1 is equal to a2 is equal to some value a, तो बेटा a max आपका 2 times of a हो जाता। और यही कंडीशन अगर मैं यहां लगा दूं, if a1 is equal to a2 is equal to a, तो a मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी कंप्लीटली डार्कनेस हमें दिखाई देगी इन परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंप्लीट डबल इंटेंसिटी के साथ लाइट की इंटेंसिटी हमें डबल दिखाई देगी अगर हम लोग एक परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, है ना। यस सर। तो इस केस में फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बेटा, फेज डिफरेंस 180 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 2n+1 ऑफ पाई, लिख सकते हैं। For all values of n equal to 0, 1, 2, 3 and so on। अच्छा चलो डाल के देखो, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो 5 पाई के बराबर हो जाएगा, पाई यानी 180। यस सर। और अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 1 डाल दूं तो ये 3 पाई हो जाएगा। यस सर। तो कॉस के ग्राफ के ऊपर आप ध्यान से देखें, दीज आर द पोजीशंस जहां पर कॉस पाई की वैल्यू आपको हर बार -1 मिलेगी। और जब जब -1 मिलेगी तब तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फेज डिफरेंस कितना था? फेज डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस is 2n+1 पाई। Therefore पाथ डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n+1 पाई, पाई से पाई कट गया तो आप इसको लिख सकते हो 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो n+1/2 लैम्डा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन भी यहां से हमने निकाल ली। ठीक, अच्छा जी, तो अब हमें पता लग गया कि डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कितना होता है, कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस कितना होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं पाथ डिफरेंस अलग से दिखाई दे जाएगा आपको n लैम्डा, और यहां हो गया पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा, यानी n+12 इंटू लैम्डा। अच्छा एक और बात, पाथ डिफरेंस को बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है सिर्फ डेल्टा से। ठीक है, तो यहां पर मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं पाथ डिफरेंस के लिए। ठीक है बेटा, जहां पर भी आप सिर्फ डेल्टा लगाओगे तो इसका मतलब वहां पर क्या है, वो पाथ डिफरेंस है। अच्छा, एक जनरलाइज्ड रिलेशन भी होना चाहिए। अच्छा हाँ, इंटेंसिटी भी बतानी है अभी तो, चलो ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगी कंस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव में? उससे पहले इंटेंसिटी का एक जनरलाइज्ड रिलेशन बना लेते हैं। अच्छा ये बताएं, छोटी क्लासेस में, इनफैक्ट क्लास 11th में इंटेंसिटी पढ़ा था आपने? इंटेंसिटी के बारे में हम ये कहते हैं दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज जनरली, या लाइट के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं चलो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड तो देखें जरा बेटा ध्यान से, I is directly proportional to a square। a square की वैल्यू यहां से निकालें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi,
यानी मैं इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकता हूं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो इन टर्म्स ऑफ फाई एक रिलेशन आ गया। अब आप क्या करो, यहां एक कंडीशन अप्लाई करो, और अगर मैं ये कहूं कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो, इफ a1 is equal to a2 is some value a, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाई, जिसको आप फाइनली लिख सकते हो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस cos फाई। लिख सकते हो बेटा? क्या ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब cos फाई को आप क्या लिख सकते हो? cos फाई को क्या हम हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज करें? और अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं तो इसको लिखा जा सकता है I is directly proportional to 2a square 1 plus 2 cos square 5 by 2 minus 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 by 2 बचेगी। ठीक है बेटा? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये ना एक जनरलाइज्ड रिलेशन है। अब इस जनरलाइज्ड रिलेशन से हम ये देख लेते हैं कि जो इंटेंसिटी मुझे यहां मिली और यहां मिली, ये ठीक भी है या गलत है, ऐसे ही कुछ हो गया। अच्छा देखो जरा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज कितना था? 0 डिग्री। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पाई की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो जरा, फॉर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, I is directly proportional to 4a स्क्वायर। ठीक है, और बेटा इसी में फॉर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, I is directly proportional to 0 या I equal to 0। देखो जैसे आप फाई में 180 रखोगे तो 5/2 becomes 90, cos 90 is 0, तो इंटेंसिटी 0। Yes, sir. अब यहां आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 था, और मैंने ये कहा था कि अगर दोनों इक्वल हो जाए a1 और a2 तो a मैक्स कितना होगा? 2a। a मैक्स 2a, यानी यहीं से अगर हम इंटेंसिटी निकालते तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2a का होल स्क्वायर, तो जो कि फाइनली हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। और इधर तो 0 है, बताने की जरूरत ही नहीं है, इस केस में तो 0 होगा डिस्ट्रक्टिव में, है ना? ये रहा I is equal to 0। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आई होप कि यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। Yes. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, अच्छा एक काम करना बेटा, आप में से कोई एक जना इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैंने अभी अपने लैपटॉप पे लिया ना, तो मुझे उस पे नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड का। ले लिया सर। ठीक है, ओके। So this is the analytical treatment of principle of superposition of waves। तो यहां से हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकाली। इंटेंसिटी के दो छोटे छोटे रिलेशंस सिर्फ डायरेक्ट बताने हैं, ठीक है? और वो डायरेक्ट रिलेशंस मुझे एक्चुअली बोर्ड पे लिखने भी पड़ेंगे। तो मैं कौन से वाली साइड से बोर्ड क्लियर कर दूं? थोड़ा सा यहाँ से कर दूं।
Yes, sir. ठीक है, यही नीचे वाला कर दो इंटेंसिटी वाला, क्योंकि रिलेशन तो इंटेंसिटी के ही बताने हैं, यहीं से कर देता हूँ। अच्छा देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पहले कोहेरेंट सोर्सेज की, और हमने कहा था कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग कोहेरेंट सोर्सेज, जिनमें से एक मेथड जिसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है, एंड बहुत वाइड डिस्कशन है। अभी आज की क्लास में अगर मान लो हम सिर्फ इतना भी कर पाएंगे, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, दैट विल बी द फाइनल क्लास फॉर दिस पार्ट, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो अभी 2 क्लासेस लगेंगी वेव ऑप्टिक्स खत्म होने में। नेक्स्ट में हम सिर्फ यंग्स डबल स्लिट के बारे में ही बात कर पाएंगे, और उसके बाद आपका डिफ्रैक्शन, तो वो होगा आपका यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्योंकि इंटरफेरेंस डबल स्लिट से ही ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम डबल स्लिट पहले करेंगे, डिफ्रैक्शन फिनोमेना ही अलग है, तो सिंगल स्लिट बाद में होगा। तो जो अभी हमने 2 स्लिट्स बनाई थी बेटा, लेट्स से ये हमारा सोर्स था, इसके सामने हमने एक ऑब्स्टेकल रखा, ये मेरी स्लिट S1, ये मेरी स्लिट S2। तो इन स्लिट्स की अपनी कुछ विड्थ होगी। अब विड्थ लेट्स से कि इसकी विड्थ है W1 और इसकी विड्थ है W2। तो याद ये रखना, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। देखो yes sir, A का स्क्वायर करेंगे तो दिस बिकम्स A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, तो यही लिखा, ठीक है। अगर मैं ऊपर से A2 कॉमन निकाल लूं, नीचे से भी A2 कॉमन निकाल लूं, तो बचेगा क्या, A1 बाय A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 बाय A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो R प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर। Now R is nothing but the ratio of the amplitudes of the two waves, ठीक है। Now this is one more method of writing intensity, आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, I max अपॉन I minimum को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। A1 अपॉन A2 यानी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ऑब्वियसली A1 और A2 आपके मैक्सिमम और मिनिमम्स होंगे। इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो W1 बाय W2, ठीक है बेटा। W1 बाय W2 का मतलब हुआ विड्थ ऑफ द स्लिट्स, यानी विड्थ ऑफ स्लिट 1 अपॉन विड्थ ऑफ स्लिट 2, ठीक है। बल्कि Yes, यहाँ पर sir. इसको I मैक्स और I मिनिमम की बजाय ना I1 और I2 लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज I1, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज I2, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको आपने I1 के लिए A1 मान लिया, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I2 का जो एम्पलीट्यूड होगा लाइट का, उसको आपने A2 मान लिया, ठीक है। सो दीज आर द वर्किंग फॉर्मूलाज, और न्यूमेरिकल्स करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे, ये रिलेशंस भी यूज होंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली इनको अलग से बता रहा हूं। कहीं पर भी अप्लाई हो जाते हैं, और आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वहां जनरली बच्चे जो सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके जाते हैं, वो सोचते रह जाते हैं यार विड्थ का क्या करना है, विड्थ के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो ये रिलेशन याद रखना, न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट
सबको क्लियर है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? Yes, sir. Yes, sir. ठीक यस है। सर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट में ही उसको कंप्लीट ही कर दूं डिफ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो आपका ऑप्टिक्स फिनिश ऑफ करने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसको पढ़ लेना। ठीक है, और टेस्ट अभी मैंने चेक नहीं किए हैं, करूंगा। थोड़ा सा रिपब्लिक डे के फंक्शन की वजह से बिजी था, इसीलिए फोन भी जैसे अभी भी स्कूल से जैसे फोन आ रहे हैं, तो कुछ काम चल रहा है अभी ऑनलाइन ही। तो बाकी परसों कोशिश करते हैं आपका यंग डबल स्लिट और यंग सिंगल स्लिट दोनों खत्म। सर आप टेस्ट के आंसर भेज दोगे एक बार? सब्जेक्टिव है बेटा, वो तो मेरे को पूरे लिखने पड़ेंगे, पर हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसके वर्ड टू वर्ड करेक्ट आंसर्स लिख के आप तक मैं भेज दूं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा। सर थैंक यू सर। सर ऑप्शनल पार्ट से भी बता देना। ऑप्शंस के भी बता दूंगा। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर।